नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दर्पण जीएस, जहां तैयारी नहीं सिलेक्शन की स्ट्रेटजी बनती है। अगर आपका लक्ष्य टीआरई 4.0 में सफल होना है तो यह चैनल आपके लिए है। यहां हम हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट, टाइमलाइन और एमसीक्यू एनालिसिस के साथ पढ़ते हैं ताकि एग्जाम हॉल में कोई कंफ्यूजन ना रहे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टीआरई 4.0 की पूरी जीएस सीरीज आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। आपकी हमारी स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? बताइए इसका आंसर। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। बताइए कौन सा होगा इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग, बताइए। अमृत बाजार, बिल्कुल अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष। बिल्कुल ये सही आपने बताया, शिशिर कुमार घोष ने किया है। इसका स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना करने वाला शिशिर कुमार घोष और एक और व्यक्ति जिनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, मोतीलाल घोष। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने किया था 1868 ईस्वी में किया था, कलकत्ता में। कहां पर किया था? कलकत्ता में। ध्यान रखिएगा ये 3 पॉइंट। मोतीलाल घोष ने किया था 1868 में किया था और कहां पर किया था? ये कलकत्ता में किया था। ये शुरुआती जो बंगाली भाषा में, शुरुआती में अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में होता था प्रकाशित? तो ध्यान रखिएगा बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ करता था। 1878 ईस्वी में पूरी तरह ये जो देशी भाषा प्रेस अधिनियम एक लागू हुआ था, देशी भाषा प्रेस अधिनियम, जिसे इसके लिए रातों रात यही पत्रिका थी जो अंग्रेजी में परिवर्तित हो गया था। किसमें? अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि जो देशज भाषा वाला जो पत्रिका था उस पर एक प्रेस अधिनियम लग गया था 1878 ईस्वी में, तो ये देशी भाषा, ये अंग्रेजी भाषा में बदल गया। गिरीश चंद्र घोष ने इसका जो था, गिरीश चंद्र घोष, इन्होंने बंगाली का प्रकाशन किया था। ध्यान रखिएगा इनका जो एक क्वेश्चन है, गिरीश चंद्र घोष, उन्होंने बंगाली नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था और ये शुरू किया था कब? 1862 में, है ना, ध्यान रखिएगा। और वहीं अगर देखें कि जो हमारे पास एस.एन. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, इन्होंने जो है इसे बाद में बंगाली पत्रिका को अपने अंदर ले लिया था। हिंदू पेट्रियट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष था, उन्होंने की थी। कौन से, किसका स्थापना? हिंदू पेट्रियट। याद रखिएगा गिरीश चंद्र घोष ने किसका किया था? हिंदू पेट्रियट, हिंदू पेट्रियट की घोष, हिंदू पेट्रियट। ये बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी जो थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी, वो इसके सहायक बन गए। तो अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, शिशिर कुमार घोष। ध्यान रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने किया था। कब किया था? 1868 में किया था। कहां पर किया था? कलकत्ता में किया था। अमृत बाजार पत्रिका पर जब 1878 में देशी भाषा प्रेस नियम अधिनियम आया था तो अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बंगाली से किस भाषा में परिवर्तित हो गया था? अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गया था, जिससे किस पर बैन नहीं लगे। वहीं अगर हम देखें गिरीश चंद्र घोष ने जो किसका प्रकाशन किया था? बंगाली का और हिंदू पेट्रियट किया जो है प्रकाशन किया था, 1862 में शुरू किया था। एस.एन. बनर्जी बाद में बंगाली का सहायक बन गया था। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, देखिए, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? बताइए, न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जनरल। आप बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए, बताइए। न्यू इंडिया, बताइए इसका। देखिए फ्री प्रेस जनरल, ये इसका आंसर होगा लीडर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? लीडर। जो है निम्न अखबार कौन सा मुख्य उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर। देखिए ये लीडर जो है, लीडर समाचार पत्र, इसका संपादक था मदन मोहन मालवीय। ध्यान रखिएगा कौन इसके संपादक थे? मदन मोहन मालवीय, ये संपादक थे। मालवीय को उदारवादी दल का नेता माना जाता था। इसके माध्यम से वो उदारवादियों की जो नीतियां होती थी कांग्रेस में, जो उदारवादी जो उग्रवादी होते थे, नरमपंथी और गरमपंथी, तो जो नरमपंथी या उदारवादियों की जो नीति होती थी उनका प्रचार मदन मोहन मालवीय के इस पत्रिका के माध्यम से किया जाता था। वहीं अगर देखिए फ्री प्रेस जनरल, तो ये कोई पत्रिका नहीं है बल्कि यह जो है एक न्यूज एजेंसी था। कौन सा था? क्या था ये? न्यूज एजेंसी। ध्यान रखिएगा
फ्री प्रेस जनरल न्यूज एजेंसी हुआ करता था। वहीं अगर देखिए यंग इंडिया, तो यह एक साप्ताहिक पत्रिका था। यंग इंडिया कौन सा पत्रिका था? साप्ताहिक पत्रिका था। और वहीं अगर देखें इसके अलावा ये जो जिसे इसे प्रकाशित कौन करता था यंग इंडिया को? तो यंग इंडिया को प्रकाशित करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। तो ध्यान रखिएगा, देखिए ये प्रश्न बराबर पूछने की चांस बनता है, इनमें ज्यादातर यंग इंडिया के बारे में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, निम्न अखबारों से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? अगला प्रश्न अगर हम देखें तो देखिए भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बताइए भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? आंसर बताइए इसका, आप लोग बताएंगे इनका आंसर। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? आंसर बताइए। बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद और राजा राम मोहन राय। बताइए कौन थे इनके? देखिए भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता ये कौन थे? राजा राम मोहन राय। आंसर क्या हो गया? डी, बिल्कुल सही आपने बताया, राजा राम मोहन राय। इनको भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के भी पिता माना जाता था। इसके अलावा इन्हें अलग अलग नामों से, जैसे इन्हें कहा जाता था भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। ध्यान रखिएगा, इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। ध्यान रखिएगा। दूसरा इन्हें कहा जाता है अतीत यानी कि इतिहास और भविष्य के बीच का सेतु भी कहा जाता है। पुल है, अतीत और भविष्य के बीच का सेतु भी इन्हीं को कहा गया था। अतीत और भविष्य के बीच का सेतु। अगर हम तीसरा इन्हें कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक भी इन्हें कहते हैं। इसके अलावा इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं। क्या? आधुनिक भारत के पिता, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता भी इन्हें कहते हैं। इसके अलावा इन्हें प्रथम आधुनिक पुरुष या युगदूत भी कहा जाता है। प्रथम आधुनिक पुरुष, ध्यान रखिएगा, प्रथम आधुनिक पुरुष या इन्हें युगदूत भी कहा गया। युगदूत भी, इन्हें अलग अलग नामों से नवाजा गया है। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? बताइए इसका आंसर। आत्मीय सभा के संस्थापक, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा के संस्थापक। अब देखते हैं, अगर हम देखें राजा राम मोहन राय तो इनके बारे में कि ये जो थे ये मुख्यतः आत्मीय सभा में किन चीजों का प्रचार किया जाता था? तो ये किया जाता था एकेश्वरवाद मत का। एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ही ईश्वर के मत का प्रचार किया जाता था। इसको स्थापना किया था कब? 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। इनमें जो है इनमें मूर्ति पूजा का आलोचना किया गया था। आत्मीय सभा इनमें मूर्ति पूजा की आलोचना की जाती थी और कहा जाता कि जितने भी हिंदू के सभी प्राचीन मौलिक ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ही ब्रह्म का उपदेश दिया है। उन्होंने इसके लिए जो आत्मीय सभा के माध्यम से उन्होंने जो किया था, वेद और 5 मुख्य उपनिषद थे। कितने उपनिषद? ध्यान रखिएगा, 5 मुख्य उपनिषद, 5 उपनिषद और वेद, इनका इन्होंने बंगाली में भाषा में अनुवाद किया था राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम मोहन राय युवा समर्थकों के सहयोग से किसकी स्थापना किया था? आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। अब देखिए यहां पर ऑप्शन है 1827, 1829, 1831 और 1843। बताइए क्या होगा? देखिए मैंने जानबूझ करके ये ऑप्शन, अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो आप क्या करेंगे, किसे आंसर मानेंगे? तो देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, चारों ऑप्शन इसका क्या है? गलत है। सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर देखिए, ब्रह्म समाज का स्थापना जो हुआ था वह हुआ था 20 अगस्त। कब हुआ था? 20 अगस्त 1828 को। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज, ये आगे चल करके यही जो पहले इनका नाम था 20 अगस्त 1828 को जो स्थापना किया गया था, इसका नाम था ब्रह्म सभा। क्या नाम था इसका? ब्रह्म सभा। बाद में इसका नाम चल करके क्या हो गया? ब्रह्म समाज। तो इस समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और एक ही ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया गया। ये ऐसे लोगों की एक संगठन थी जो ईश्वर के एकता में विश्वास करते थे और मानता था कि मूर्ति पूजा से वो हमेशा अलग रहते थे, मूर्ति पूजा को बढ़ावा नहीं देते थे। इनमें सामाजिक धार्मिक रिवाज, धार्मिक कर्मकांड, इन सब का कोई ज्यादा जो था स्थान इनके समाज में नहीं था।
ब्रह्म समाज में रंग, वर्ण और मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम और जीवन के उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया जाता था। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वह कब हुआ था? 1828 में। आंसर होगा इसका क्या? 28। जब स्थापना हुई तो ब्रह्म सभा कहलाता था, बाद में ये किस रूप में बदल गया? ब्रह्म समाज के रूप में। चलिए, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक आपको क्लियर है तो कमेंट में लिख दीजिए दर्पण जीएस, ताकि मुझे भी पता चले कि आप सीरियस एस्पायरेंट हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? बिल्कुल सही, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? अब देखिए, एक ऑप्शन कभी कभी बीच में एक राजा राम मोहन राय भी देता था, लेकिन यहां पर प्रश्न क्या है? सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? देखिए, गैर कानूनी तो ये किसने किया था? उस समय में गवर्नर जनरल कौन थे यहाँ के भारत के? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में, ध्यान रखिएगा, कब इसको गैर कानूनी घोषित किया था? 1829 में। और कौन से नियम के द्वारा? नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में ये कानून, शुरू में ये कानून बंगाल में लागू हुआ था, बंगाल में लागू हुआ, लेकिन बाद में 1830 में यह बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी दोनों जगह लागू हुआ। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू हुआ। तो सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। कब किया था? दिसंबर 1829 में। ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1829 में। सबसे पहले कहां पर लागू हुआ था? कहां पर? बंगाल में लागू हुआ था। बाद में 1830 में बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। बताइए क्या होगा इसका आंसर? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट और रासबिहारी घोष। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आपने बताया, प्रार्थना समाज के संस्थापक। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। तो ध्यान रखिएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। अब देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई कब थी? हुई थी 1867 ईस्वी में। कहां पर किया गया था? तो बंबई में किया गया था। आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया था। किसके? इनमें किनका सहयोग था? ध्यान रखिएगा, आचार्य केशव चंद्र सेन का जो है, उनके प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। महादेव गोविंद रानाडे जो थे, इनमें 1869 में इनसे जुड़ गए। एम.जी. रानाडे, इन्हीं को कहते हैं एम.जी. रानाडे। ध्यान रखिएगा, महादेव गोविंद रानाडे। तो ये महादेव, कभी कभी पूछा जाता है प्रश्न इसी को, इस फॉर्म में, कि प्रार्थना समाज से कौन कौन जुड़े थे? तो आत्माराम पांडुरंग, एम.जी. रानाडे, आचार्य केशव चंद्र। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? ध्यान रखिएगा, अगर प्रार्थना समाज से डीपली क्वेश्चन जाए तो पूछ सकता है कि इस समाज के मुख्य उद्देश्य क्या थे। अगर हम इस समाज के मुख्य उद्देश्य बोला जाए तो जाति प्रथा का विरोध करना। सबसे पहला किसका विरोध था? जाति प्रथा का विरोध करना। इसके अलावा जो स्त्री और पुरुष के जो विवाह का उम्र था उसमें वृद्धि करने की बात की गई थी। इसके अलावा ये विधवा विवाह पर भी बहुत ज्यादा ये चर्चा करता था। इसके अलावा स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने की पे बातें की जाती थी। तो रानाडे का जो सामाजिक सुधार आंदोलन था वह तो मुख्यतः 19वीं शताब्दी के अंत में तो खत्म हो गया, लेकिन अगर हम पूछे प्रार्थना समाज से कौन कौन जुड़े थे, तो आत्माराम पांडुरंग, इसके अलावा एम.जी. रानाडे, आचार्य केशव चंद्र। तो ध्यान रखिएगा, आचार्य केशव चंद्र सेन के सहायता से कब स्थापना की गई थी? 1867 में। कहां पर की गई थी? बंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न क्या आपके सामने? देखिए, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? दयानंद सरस्वती द्वारा क्या स्थापित किया गया था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और बहुजन समाज। बताइए इसका आंसर। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है कौन सा? बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, दयानंद सरस्वती द्वारा कौन से समाज की स्थापना की गई थी? आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती जो था, मुख्यतः अगर हम देखें तो इनका मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। मेन नाम क्या था इनका? मूल शंकर। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहां पे किया था? बंबई में किया था। ठीक ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन जो वैदिक धर्म थे, ठीक ना, प्राचीन वैदिक धर्म का फिर से स्थापना करना, प्राचीन वैदिक धर्म का स्थापना करना।
आर्य समाज आंदोलन का जो प्रचार प्रसार हुआ वह बाद में जो था मुख्यतः जो पाश्चात्य प्रभाव था उसके प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। आर्य समाज का मुख्यालय 1877 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, आर्य समाज का मुख्यालय कहां पे स्थापित किया गया था? लाहौर में, ये 1877 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसके बाद आर्य समाज का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। इसका जो उद्देश्य था मुख्यतः धार्मिक क्षेत्र में ये मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, झूठे कर्मकांड, इन सबको अस्वीकार किया, इन सबको पूरी तरह नकारता था। ये वेदों के ईश्वरीय ज्ञान को मानता था और उपनिषद काल तक के साहित्य को ही स्वीकार करता था। 1877 ईस्वी में इन्होंने जो लाहौर में स्थापित संपादित करना इन्होंने शुरू किया अपने नाम से एक पत्रिका। इसके अलावा आर्य समाज का प्रचार प्रसार कहाँ था? तो एक पंजाब में भी, ध्यान रखिएगा, पंजाब में भी इसका प्रचार प्रसार काफी हुआ और इसका जो प्रचार प्रसार होने के इसके बाद इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भी इसको काफी ज्यादा सहायता मिली। आर्य समाज से कौन कौन जुड़े थे ये भी बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा एक बड़ा नाम लाला लाजपत राय। क्या नाम था? लाला लाजपत राय, ये आर्य समाज से जुड़े हुए थे। इसके अलावा महात्मा हंसराज जुड़े हुए थे, इसके महात्मा हंसराज ध्यान रखिएगा, और उसके स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद भी आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे, मुख्य कार्यकर्ता थे। बाद में 1800 अगर हम देखें, ये 1892-93 में आर्य समाज दो गुट में बट गया। एक गुट हो गया पाश्चात्य समाज का समर्थक, एक गुट हो गया कौन सा? पाश्चात्य समाज का समर्थक, और दूसरा गुट हो गया जो पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था, पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। जो पाश्चात्य समाज का सुरक्षित समर्थक था उन्होंने स्थापित किया DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, और जो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे उन्होंने स्थापना किया गुरुकुल का। किसका स्थापना किया? गुरुकुल का, ध्यान रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। बताइए कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किनके द्वारा की गई है? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई, बताइए। राजा राम मोहन राय के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, या स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा? आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। देखिए जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जन्म कब हुआ था? ध्यान रखिएगा 1824 में। कहां पर हुआ था? गुजरात में, ठीक है ना। ये एक मौरवी रियासत हुआ करता था गुजरात में, उसी में मौरवी रियासत में एक ब्राह्मण हुआ करता था, ब्राह्मण, उन्हीं के ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, ब्राह्मण कुल में, ध्यान रखिएगा कौन से कुल में? ब्राह्मण कुल में हुआ था। बाद में ये 1860 ईस्वी में विरजानंद से ये मथुरा में जाकर के मिले। कहां पर? मथुरा में। ये भी प्रश्न पूछा जाता रहा है, मथुरा में किनसे मिला इन्होंने? विरजानंद से जाकर के वेदों के शुद्ध अर्थ का ज्ञान लिया, वहां पर काफी ज्यादा वैदिक धर्म के प्रति इसको श्रद्धा वहीं पर प्राप्त हुआ। 1867 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा कब? 1867 ईस्वी में पाखंड, देखिएगा पाखंड खंडिनी, पाखंड खंडिनी, ये ध्यान रखिएगा, पाखंड खंडिनी ये एक पताका था, इसको लहराया। 1875 ईस्वी में, बिल्कुल 1875 में जाकर के इन्होंने क्या किया था? किसका स्थापना किया था? अभी हमने पढ़ा आर्य समाज का। कहां पर स्थापना किया था? बंबई में। और आर्य समाज का मुख्यालय कहां पर हुआ? 1877 में लाहौर में बनाया गया। इनके जो ये विचार थे आर्य समाज वाले, ये विचार मुख्यतः किस बुक में किया गया प्रकाशित? तो वो सत्यार्थ प्रकाश में। इसकी बहुत सारी किताबें हैं जिनमें से सत्यार्थ प्रकाश है। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा पाखंड खंडिनी, ये भी इनकी रचना है, पाखंड खंडिनी। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं थी वो था अद्वैत मंत्र का खंडन किया गया था, पंच महायज्ञ विधि का किया गया था, वेद भाष्य भूमिका लिखा गया था, ऋग्वेद पर भाष्य लिखा था, वल्लभाचार्य मत का खंडन किया था। तो ये सारी चीजें इन्होंने किया। तो इस आधार पर हमारे पास ये प्रश्न आता है, इससे अगर कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आपको आसानी से अब क्या कर पाएंगे? जवाब दे पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो अब चलिए, अब हमारी क्लास फिर अंत की ओर होती है। याद रखिएगा सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो स्ट्रक्चर तैयारी करता है। अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें और दर्पण जीएस से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ हम पढ़ाते नहीं, एग्जाम जीतने की तैयारी करते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।